हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ। तो देखिए, कल जो पिछला वीडियो हमने किया था उस वीडियो के अंदर हमने जो सोल्युबिलिटी थी गैसेज की लिक्विड के अंदर उसको डिस्कस किया और उसमें टेम्परेचर और नेचर के जो इफ़ेक्ट थे उनको भी डिस्कस किया। तो उनमें एक इफ़ेक्ट रहता था इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, जो एक लॉ के थ्रू हम समझेंगे और ये लॉ है हमारा हेनरीज लॉ। तो देखिए गाइज, हेनरीज लॉ क्या कहता है। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी गैस हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं या किसी भी गैस को हमने किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करना है, सोल्यूबल करना है, तो उसका जो मास डिजोल्व उसके अंदर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर अप्लाई किए गए प्रेशर के। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए गैस dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas। जितना प्रेशर हम गैस के ऊपर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में गैस उसके अंदर डिजोल्व होगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब देखिए, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे और वहाँ पर कांस्टेंट होगा kh, जिसको कहेंगे हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ एक नोट है इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, जितनी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी और के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशन की। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है। देखिए, 3 कंडीशन हैं, अगर इन 3 कंडीशन को कोई सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है तभी वो हेनरी लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो हेनरी लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है गाइस। देखिए, सबसे पहली है द प्रेशर शुड बी लो। शुरुआत में जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए, उसको हम हाई प्रेशर करके ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिजोल्व करेंगे। द टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और थर्ड है द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस को हम किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे, तो उस दौरान ना तो कोई दूसरी गैस उसके साथ जुड़ेगी और ना ही वो गैस टूटनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हैं, अगर इन 3 कंडीशन को कोई सेटिस्फाई करता है तो वो हेनरी लॉ को भी एप्लीकेबल करेगा। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज़ होता है हेनरी लॉ। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसमें इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्यूरेजेज। देखिए, कार्बोनेटेड ब्यूरेजेज जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ब्यूरेजेज पेय पदार्थ। तो देखिए, आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के अंदर, बियर के अंदर या जो सोडा बॉटल्स हैं उनके अंदर गैस बाहर निकलती है जब उनको ओपन किया जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर के साथ वो गैस उनके अंदर फिल की जाती है। टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बियर, द बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर से उनको सील करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट जो गैस है वो उनके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें बच्चों, तो वो आती है इन द डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग मतलब जो गोताखोर होते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो सांस लेने के लिए पानी के अंदर अपना जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेंगे, वो सप्लाई टैंक से लेंगे। सप्लाई टैंक लेके जाएंगे जहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो उस सप्लाई टैंक के अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है। अब जो नाइट्रोजन है वो हाई प्रेशर के अंदर ब्लड में सोल्यूबल है, तो जब गोताखोर नीचे जाएगा, नीचे हाई प्रेशर होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन उसके शरीर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन जब वो ऊपर सरफेस के ऊपर आएगा तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने की वजह से नाइट्रोजन जो है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी, जो बहुत ही डेंजरस और पेनफुल है, जिसको दी बैंड्स बोलते हैं। उस डिजीज़ को दी बैंड्स कहेंगे। तो इससे बचने के लिए वो एक थर्ड गैस हीलियम भी अपने साथ लेके जाता है। तो देखिए, इसको रीड करते हैं। डीप सी डाइवर्स और स्कूबा डाइवर्स डिपेंड अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई। अपनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वो जो कंप्रेस्ड एयर अपने साथ लेके गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। उस कंप्रेस्ड एयर के अंदर क्या क्या होगी, नाइट्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी, विच आर नॉट वेरी सोल्यूबल इन ब्लड एट नॉर्मल प्रेशर। जो ये नाइट्रोजन है ये नॉर्मल प्रेशर में ब्लड के अंदर सोल्यूबल नहीं है। एट ग्रेट डेप्थ, ज़्यादा गहराई पर, वैन डाइवर्स बर्थ इन कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द सप्लाई टैंक, मोर नाइट्रोजन डिजोल्व इन द ब्लड बिकॉज प्रेशर एट डेप्थ इज ग्रेटर देन द सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि ज़्यादा गहराई में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वो उनके शरीर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी।
क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा और नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेशर में सोल्यूबल है ब्लड के अंदर। व्हेन द डाइवर्स कम ऑन द सरफेस, लेकिन जब डाइवर्स सरफेस के ऊपर आएगा द प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर घटेगा, नाइट्रोजन कम्स आउट ऑफ द बॉडी क्विकली फॉर्म बबल इन द ब्लड, खून में वो बबल्स बनाते हुए बाहर निकलेगी और ये बबल ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इस कंडीशन को दी बैंड्स बोलते हैं और डीकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और लाइफ के लिए डेंजरस भी है। इससे बचने के लिए डाइवर्स जो है वो सिलेंडर के अंदर एयर लेके जाएगा, जिसमें हीलियम होगी 11.7%, नाइट्रोजन होगी 56.2% और ऑक्सीजन होगी 32.1%। तो यहाँ पर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल हुआ है कि जब नीचे प्रेशर ज़्यादा था तो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिजोल्व हुई, मीन्स पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एम के, और जब ऊपर आया तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिससे उसकी जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज हुई, बाहर निकलना स्टार्ट होगी। थर्ड एप्लीकेशन आती है एट हाई एल्टीट्यूड्स, ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर। जितनी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर जाएंगे उतना ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो हो जाएगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा तो शरीर के अंदर उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, जिससे जो क्लाइंबर वो वीकनेस फील करेंगे और ऐसे में वो प्रॉपरली थिंक करने में अनेबल हो जाते हैं। इस डिजीज़ को अनोक्सिया बोलते हैं। तो देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड इज लो, therefore the concentration of oxygen decreases in the blood. The climbers suffer from weakness and are unable to think properly, a disease called anoxia। एक जो डिजीज होगी वो अनोक्सिया डिजीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक की, जो है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। किन किन फैक्टर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमें पता है कि पेट्रोल का वेपर प्रेशर हाई होता है वाटर से, क्यों, क्योंकि पेट्रोल हाईली वोलेटाइल होता है, जल्दी वेपर बनाता है। तो एक तो हो गया नेचर, दूसरा है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ही वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर सरफेस एरिया की अगर बात करें तो जितने एरिया में वेपर्स होंगे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वेपोराइजेशन का, उतना ही वेपर प्रेशर भी हाई होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल्ट लॉ। रोल्ट लॉ दो सॉल्यूट के लिए हम करते हैं, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो रोल्ट लॉ है क्या, रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, और मल्टीप्लाई में प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर के। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is equal to the mole fraction of that component and multiplied by the vapor pressure of that component in pure state। चलिए इसको मैथमेटिकली देखते हैं गाइस। देखिए, सपोज कि हमने A सॉल्वेंट है, B सॉल्यूट है, तो रोल्ट लॉ क्या कहता है, देखो PA ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, ये होगा इसी के मोल फ्रैक्शन के और इसी के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर। प्योर स्टेट को हमने नोट से दिखाया। ऐसे ही PA और PB। अब PS का निकालें तो क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। अब देखिए PA की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ, ये, और PB की वैल्यू ये, तो दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख दिया। अब यहाँ से देखिए, आपको पता है गाइज कि मोल फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास एक रिजल्ट आया था XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या आप XA को 1 माइनस XB नहीं लिख सकते, XA को हम 1 माइनस XB लिखते हैं, तो यहाँ XA की जगह पे हमने 1 माइनस XB किया। अब देखिए, जब इस PA को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब PA की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो P नोट A हो जाएगा, P नोट A की XB से करवाएंगे तो XB P नोट B, और इधर क्या है XB P नोट B। यहाँ से हमारे पास XB कॉमन आएगा। अब जब XB हमने प्लस का कॉमन निकाला है तो देखिए P नोट A एज इट इज़ था, XB को हमने कॉमन निकाल लिया प्लस, तो ये माइनस था P नोट A यहाँ रख दिया, और P नोट B को यहाँ रख दिया। अब देखिए इसको सही से अरेंज करें तो PS इज इक्वल टू P नोट B माइनस P नोट A XB P नोट A। एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, Y इज इक्वल टू MX प्लस C। तो यहाँ देखिए PS Y से इंडिकेट किया हमने, ये जो वैल्यू है पूरी इसको M, और ये जो X है इसको X प्लस P नोट A को C। तो मीन्स इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो चलिए ग्राफ देखते हैं अब रोल्ट लॉ के लिए। तो यहाँ देखिए एक तरफ हमने रखा वेपर प्रेशर और इधर हमने रखा मोल फ्रैक्शन।
तो यहाँ पर देखिए एक्स ए इज इक्वल टू 1 तो एक्स बी 0 हो जाएगा, एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 के बराबर आती है। यहाँ देखिएगा ये है सोलवेंट के लिए जो रे है वो ये है, जो ग्राफ आया वो ये आया सॉल्यूट के लिए और ये आया कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है रोल्टला के केस में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रोल्टला करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।